तो हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वन शॉट। मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स आप लोगों के पास अभी करेंटली है, उस नोट्स में से हर एक चीज़ें आपको पढ़ना नहीं है। हम वही सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जहां आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही चीज़ें हमें पढ़ना है। ऑल दो आपकी बुक के सिलेबस में है, बट स्टिल उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है। सो आई होप हमें वहाँ टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इस तरीके से करना है जैसे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने, ठीक है। देन और दूसरा चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस नोट में कुछ चीज़ें मिसिंग है। कौन सी चीज़ें मिसिंग है? एक आपका आइसोमरिज्म एंड दूसरा चीज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सो ये दोनों में इस लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा। ये दोनों जो मिसिंग चीज़ें है इस लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यानी इस नोट्स के अलावा इस लेक्चर के लास्ट में मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको क्लास में कहा था नोट डाउन करने के लिए, कल जब मैंने चेक किया था किसी कुछ लोगों के पास नहीं है, हो सकता है आप लोगों के पास हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कितने मार्क्स आपका 7 मार्क्स है, राइट। इट इज़ 7 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स के हैं? 7 मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन विथ ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपको 23 मार्क्स यहाँ से उठाने का, ठीक है। ऑलरेडी हमारा रिवीजन इसका हो चुका है, अभी इसका चल रहा है, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो मैं कहीं से भी कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रिलेशन नहीं है इन लोगों का बीच में। कुछ चीज़ें होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ वैसे वो आपको ऑलरेडी क्लास 11 से मालूम रहता है, तो जहाँ से भी शुरू करे मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो अभी ज़्यादा जरूरी चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ व्हाट इज मींट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप लोगों को क्या मतलब होता है? इसका मतलब उसमें कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन से पता चल रहा है। उसमें होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में हमें पता होता है हमेशा लोन पेयर की डोनेशन होता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर होती है, ठीक है। तो शुरू करेंगे, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगा। हम जितना जरूरी है एग्जाम के लिए कि उतना कम समय में हम लोगों को कवर करना है, तो इसलिए जितना जरूरी चीज़ें हैं उतना चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ हमारे पास है डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट इसका मतलब 2 और मोर सिंपल सॉल्ट से बने होते हैं। देखिए ये K2SO4 ये एक सिंपल सॉल्ट है, और एल्युमिनियम सल्फेट ये एक सिंपल सॉल्ट है। दो सिंपल सॉल्ट की मिक्सचर को हम लोग क्या कह, दो सिंपल मिक्सचर ने दो सिंपल सॉल्ट से बने हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। सबसे खास बात क्या होता है, जब आप इसको पानी में डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या हो जाता है? ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और आयनाइज हो जाता है। जैसे 2 के है तो K प्लस, ठीक है। एक आपका SO4-2, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आपका ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ी है, बड़ा पेन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें है एल्युमिनियम, इसमें आप क्या कह सकते हो? ट्वाइस Al+3 कह सकते हो, ठीक है। देन +3 SO4-2। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका ये मतलब है कि जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं, इट कंप्लीटली ब्रेक डाउन। तो इसीलिए जो अपना शुरुआत की पहचान था, इट इज कॉल्ड एज लाइक पोटास एलम, ठीक है। बाद में ये पहचान जैसे एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हैं खो जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट गेट कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली ये टूट जाते हैं। तो उसी तरह मोहर सॉल्ट भी ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। FeSO4.NH4 तो ये है आपकी डबल सॉल्ट। अब आपसे पूछा गया था एग्जाम्पल में, इलास्ट्रेट विथ एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें समझने की बाकी है, बट डबल सॉल्ट आपको समझ आया। पहले चीज डबल सॉल्ट क्या होता है? ये दो सिंपल सॉल्ट से बनी होती हैं, ठीक है, और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन एक्वास सॉल्यूशन, और ये अपना आइडेंटिटी या पहचान खो देता है इन एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है जी। आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर हुआ है।
ठीक है, तो अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है ताकि इन डिफरेंसेस को आप समझ पाओ। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होता क्या है? सो द एडिशन कॉम्प्लेक्स which retain their identity in aqueous solution are called as coordination compound। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है? अपना आइडेंटिटी रिटेन करता है एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर एग्जांपल, ये आपके एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के K4FeCN6। ठीक है, जब आपने इसको ब्रेक डाउन किया किस में? 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में आपने तोड़ा। ठीक है, कैसे तोड़ा? 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में तोड़ा। तो ठीक है, जब तोड़ा आपने, ये क्या हुआ? एज इट इज रह गया ना FeCN6, सिर्फ और सिर्फ उसका काउंटर आयन टूट गया है। ठीक है, बाकी जो ओरिजिनल चीजें है एज इट इज रहा। तो इसलिए जो ओरिजिनल था उसके जैसा ही रह गया आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर आयनाइजेशन। इसमें आयनाइजेशन क्या हुआ? सिर्फ काउंटर आयन। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि ये अपना आइडेंटिटी को रिटेन करता है। द एडिशन कंपाउंड व्हिच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है? अपना आइडेंटिटी को रिटेन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है CuNH3,4SO4। तो CuNH3,4 ये क्या हो गया? 2 प्लस हो गया, और SO4 2 माइनस हो गया। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। ठीक है, सो अब आप आराम से बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड देन डबल सॉल्ट। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली आपके PYQ का बुक से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं? हु इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम, और CMA सेंट्रल मेटल एटम और CMA। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम इज लेविस एसिड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या होता है? लेविस एसिड। अब लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर कह सकते हो आप, लोन पेयर एक्सेप्टर, उसी को अपन क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज लेविस एसिड और सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आपकी लेविस एसिड है, बिकॉज इट एक्सेप्ट, ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास है क्या? FeCN6 4 माइनस मान लो। ठीक है, सो ये कैसे हुआ? अगर मैं देखूं Fe, ठीक है, Fe, ये इसका जो बॉन्ड है ये किस तरीके से हुआ बेटा? ये हुआ है इस तरीके से। ठीक है, एंड देन ये, एंड देन ये, तो यहाँ क्या बना आपका? CN 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 CN, और ये है आपका CN। समझ आया? तो यहाँ पर क्या क्या? सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये किसकी तरह काम किया? इट इज लाइक ए लेविस एसिड की तरह काम किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये आपकी लोन पेयर दोनों रहे। सो ये आपकी लेविस बेस है, और इन्होंने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लेविस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर को अपन कहते हैं लेविस एसिड। ठीक है, सो नोट, हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने एलिमेंट है ये सारे सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज आयन, और भी सारे एलिमेंट्स करते हैं इस तरह से। ठीक है, लाइक ए सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट आप जो चाह रहे हो, दैट इज लिगेंड। ठीक है, दैट इज लिगेंड। लिगेंड्स क्या होता है? व्हाट आर लिगेंड्स? ठीक है, सो लिगेंड्स आर लेविस बेस बिकॉज दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, लेविस बेस क्या होता है? लिगेंड्स आर लेविस बेस सिंस ये क्या डोनेट करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेविस बेस किसको कहते हैं? लेविस बेस उसको कहते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था FeCN6 का। ठीक है, यहां पर आपने क्या लगाए थे? लिगेंड्स लगाए थे, राइट?
हाँ, जैसे CN है, CN है, CN, 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 CN। नाउ इसका काम क्या है? इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड एज लेविस बेस। ठीक है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? लेविस बेस के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एज लेविस बेस। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है जी, हाँ बेटा समझ आ गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लिगेंड को हम लेविस बेस कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, देन देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन लिगेंड 2016 में। हाउ लिगेंड्स आर क्लासिफाइड, लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन आपको बताना है। हाउ लिगेंड्स आर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफाइड अ लिगेंड इनटू, जो दिया गया लिगेंड है आपको मोनोडेंटेट, बाय मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट है या नहीं है वो ढूंढना है। हु इज पॉलीडेंटेट और हु इज मोनोडेंटेट ये आपको ढूंढना है। तो एज इट इज अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा अच्छी तरीके से। सब पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड करते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। देखो बेटा लिगेंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट। कितने डोनेटिंग साइट्स है? दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, सो मोनोडेंटेट लिगेंड या आप कह सकते हो यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड को यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसके पास सिंगल डोनेटिंग साइट है। मतलब क्या? ये एक ही एटम की थ्रू से डोनेशन करेगा या एक ही एटम की थ्रू से बॉन्ड बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। देखिए दे फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब एक ही एटम की थ्रू से बॉन्ड करेगा विद द किसके साथ? विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, सो ये मोनोडेंटेट लिगेंड आपका निगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड कैन बी निगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे कि यहां निगेटिवली चार्ज लिगेंड। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC करेंगे, क्योंकि IUPAC आपसे पूछा गया, तो जब आप IUPAC करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सो लिगेंड ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। देखिए सारे क्या है? सबका डोनेटिंग साइट कौन है? एक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप बोलोगे सर इसमें तो 4 एटम है, किसका थ्रू से डोनेट? 5 एटम है, किसका थ्रू से डोनेट होगा? ठीक है, सो सिर्फ एक ही एटम के थ्रू से डोनेशन होगा। ठीक है, जितने भी एटम हो उनका एक ही डोनेटिंग साइट होता है। ठीक है, सो इसके साथ साथ इसका नाम क्या होता है ये भी ध्यान रखना। या तो आप फ्लोरिडो कह सकते हैं या फ्लोरो कह सकते हैं। कब? IUPAC नोमेनक्लेचर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट होता है उसमें। ठीक है, उसका बाद क्लोरिडो, क्लोरो, ब्रोमिडो, ब्रोमो, आयोडिडो, तो ये सारे नाम आपको याद रखना। उसके साथ जब आप नोमेनक्लेचर करते हो उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए बेटा, क्या चाहिए? यूनिट द चार्ज ऑफ रेस्पेक्टिव। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड का चार्ज कितना है? -1, तो उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फिडो या सल्फाइड का चार्ज कितना होता है? इट इज -2। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप ऑफ लिगेंड है, यूनिडेंटेट, इसका मतलब सिंगल डोनेटिंग साइट। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन उसका बाद न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड का क्या खास बात है? ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि लिगेंड आपके पास क्या है? H2O है, एमोनिया है, COCS, NO, NS, CH3, NS2, CH3OH, C2H4, PH3, ये सारे है। और उसका नाम क्या रहता है? जैसे वाटर का एक्वा है, एमाइन है, CO का कार्बोनिल है, थायोकार्बोनिल है, ठीक है, नाइट्रोसिल है, ठीक है, थायोनाइट्रोसिल है। तो ये सब कुछ ध्यान रखना। और इन सब के चार्ज, जैसे उससे पहले आपने चार्ज देखा था -1 ऐसा करके, लेकिन इनके चार्ज सब के लिए क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, दे कैरी 0 चार्ज, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप नोमेनक्लेचर के काम करोगे
जब भी आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की काम करोगे तो एट द टाइम ये चार्ज बहुत काम आने वाला है और आईयूपीएससी में इसका नाम काम आने वाला है, इसीलिए साथों साथ आपको ये नाम याद करते जाना पड़ेगा कौन किसका नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन उसका बाद आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की, ठीक है। उसका बाद आते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड्स की। व्हाट इज मींट बाय बाइडेंटेट लिगेंड? बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं? दे फॉर्म, बाइडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है मैंने समझा दिया। अब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो एटम के थ्रू से बाइंड करेगा, ओके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेट निगेटिवली चार्ज लिगेंड कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम। अब हमें एक बाइडेंटेट लिगेंड दिया है इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन क्या करेगा, इसका फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, CH2, ठीक है। ये पेन गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, एकदम से चल नहीं रहा, CH2, देन डाइएमीन NH2 एंड देन NH2, ये आपका इथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला है। अब इसके पास डोनेटिंग साइड कौन है, दिस नाइट्रोजन, एंड इसके पास डोनेटिंग साइड कौन है, दिस नाइट्रोजन। अब ये दो नाइट्रोजन के थ्रू से डोनेट करेगा, इधर से एंड इधर से, समझ आया आप लोगों को। तो इसीलिए सिंस इनके पास दो डोनेटिंग साइट है, इसलिए हम इसको क्या नाम लिखते हैं, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट कहते हैं, बाइडेंटेट, ओके, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट कहते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला बात क्लियर होगा। सो इसमें एक आपका, इसमें इथिलीन डाइएमीन के अलावा आपके पास ये निगेटिवली चार्ज बाइडेंटेट लिगेंड की बात एग्जांपल दिया ये दोनों, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड निगेटिवली चार्ज वाली, लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। सो निगेटिवली चार्ज बाइडेंटेट लिगेंड की अगर बात करो, आपके पास ऑक्सालेटो है। ऑक्सालेटो कैसे हैं, देखो बेटा, C, उसका बाद यहाँ पर O-C, ठीक है, डबल बॉन्ड O एंड देन ये डबल बॉन्ड O, O- एंड डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये किसका थ्रू से डोनेट करेगा, ये तो विल डोनेट थ्रू दी ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितने डोनेटिंग साइट है बेटा, दो डोनेटिंग साइट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम को दो एटम के थ्रू से डोनेट करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो जैसे अभी बताया गया आपको न्यूट्रल, जैसे ग्लाइसाइनेटो भी है, देखिए NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देखिए इस साइड में आपका इधर भी एक डोनेटिंग एटम है और नाइट्रोजन भी आपका डोनेटिंग एटम, सो ये दो डोनेटिंग साइट होने की वजह से ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। पर ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। सो अभी हमारा वीडियो कितना तक रिकॉर्ड हो चुका है, इट इज 19 मिनट, ठीक है। एक्चुअली मेरे माइक की बैटरी में चार्जिंग कम है ना, इसकी वजह से बार बार देखना होता है। अब बात आती है न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, न्यूट्रल दो डोनेटिंग साइट होगा, ठीक है, दो डोनेटिंग साइट होगा, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इथेन 1 डाइएमीन है, इसके पास कोई चार्ज है क्या, नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लोन पेयर है। सो बॉन्डिंग किसके थ्रू से हुआ, थ्रू द लोन पेयर के थ्रू से बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है बेटा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, इट इज वेरी क्लियर आई होप। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ट्राइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड, व्हाट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। सो ट्राइडेंटेट लिगेंड अगर देखो, दे फॉर्म तीन कोऑर्डिनेट साइट होता है, यानी तीन एटम के थ्रू से बॉन्ड करेगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। उसी तरह हेक्साडेंटेट, ठीक है, हेक्साडेंटेट क्या होता है, दे फॉर्म सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ट्राइडेंटेट आपको इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका हेक्साडेंटेट है, एक होता है आपका इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका भी मैं समझा देता हूं। इथिलीन कहा ना, इसलिए दो एटम, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, असल में ये इधर से कनेक्ट होगा, ये N है, ये कनेक्शन ऐसे होगा, ये कनेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। देखो CH2 मतलब क्या है, ये इथिलीन, CH2 मतलब बेटा क्या है, इथिलीन। देन डाइएमीन, ये एक नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन है, डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन।
और टेट्रा एसीटेट, कितना एसीटेट ग्रुप है देखिए, CH2 C11O नेगेटिव, CH2 C11O नेगेटिव, CH2 C11O नेगेटिव, CH2 C11, तो टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बोलो कोऑर्डिनेशन मतलब कितना एटम के थ्रू से ये बॉन्ड बना रहा है बेटा, कितने एटम, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम। सो ये कितने एटम के थ्रू से बॉन्ड बना रहा है बेटा, 6 एटम के थ्रू से बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए हम इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, एंड इट इज नेगेटिव, ओके, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज 4 एटम दिख रहे हैं आप। अब बात आती है दूसरा, दैट इज द एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो एम्बीडेंटेट लिगेंड, ओके, एम्बीडेंटेट लिगेंड, यहां क्या पूछा है देखो, व्हाट इज मीन्ट बाय एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है, यूनिडेंटेट लिगेंड है containing more than one coordinating or donating sites are called ambidentate ligand। ambidentate ligand का क्या होता है, एक से अधिक डोनेटिंग साइट होता है, बट एक ही साथ एक ही एटम के थ्रू से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NO2 है बेटा, NO2, ठीक है, ये NO2 कभी नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड बना सकता है, ये कभी ऑक्सीजन के थ्रू से बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो इसके लिए अलग नाम होता है, जब ऑक्सीजन के थ्रू से बॉन्डिंग बनाता है इसके लिए अलग नाम होता है। सो जो लिगेंड 2 डोनेटिंग साइट होते हैं लेकिन एक ही साथ एक ही एटम के थ्रू से बॉन्ड कर सकता है या एक ही डोनेटिंग साइट के थ्रू से बॉन्ड कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड एस एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे आपके एग्जांपल है साइनाइड CN-, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये कार्बन की थ्रू से भी बॉन्ड बना सकता है, किसका थ्रू से बेटा, कार्बन की थ्रू से। दूसरा किसका थ्रू से बना सकता है, दूसरा नाइट्रोजन की थ्रू से, ठीक है, एक कार्बन की थ्रू से एक नाइट्रोजन की थ्रू से। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, एक कार्बन की थ्रू से, एक दूसरा किसके थ्रू से, नाइट्रोजन की थ्रू से। ये बात आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। किसने डोनेटिंग साइट से डोनेट कर रहा है, ये 2 डोनेटिंग साइट से, लेकिन डोनेशन एक एट द टाइम एक ही डोनेटिंग साइट से कर रहा है, इसलिए ऐसे लिगेंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। जैसे यहाँ पर देखो आप NO है, ठीक है, किसके थ्रू से, अब नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड बना रहा है, अब यही NO किसके थ्रू से बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू से, एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखिए साइनाइड यहाँ क्या कर रहा है, कार्बन के थ्रू से किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और यहाँ किसके साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ S की थ्रू से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ किसके थ्रू से, N की थ्रू से। फॉर्मूला सेम है दोनों का, बस बॉन्डिंग साइट क्या है बेटा, अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल पूछा गया, एक्सप्लेन मोनोडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड विथ एग्जांपल, तो आराम से आप कर सकते हो, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है और मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, विथ एग्जांपल आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर chelating ligand। so what is meant by chelating ligand? chelating ligand क्या होता है, ठीक है, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब अटैच हो जाता है किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है, तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये स्पेयर शेप बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, chelating ligand। फॉर एग्जांपल देखिए ये कौन सा लिगेंड है, ये इथिलीन डायमीन है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड बनाया, देखिए सेंट्रल एटम के साथ नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड बनाया, सेंट्रल एटम के साथ नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, chelating ligand कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज chelating ligand, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, chelating ligand कहते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ आपको, ठीक है। सो अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जो
कोऑर्डिनेशन नंबर है उसी को, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो चार्ज रहेगा उसी को भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ या कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है उसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, सो जैसे कि ओहो इट इज नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम वेरी सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल काम है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ यानी सेंट्रल मेटल एटम के पास आपको जो चार्ज मिलेगा, ओके, वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, नॉट कोऑर्डिनेशन, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऐसे असल में मैं सोच रहा था कि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ रहा हूँ, इट इज नॉट कोऑर्डिनेशन, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास जितना चार्ज होगा वही आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन, वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा K4 आपका FeCN6 है ना, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट आप सेंट्रल मेटल एटम का कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, कैसे। ठीक है, तो कैसे, ये 4 × 1, ठीक है, प्लस ये क्या है, इट इज X, देन प्लस 6 × CN इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो X प्लस 4, ओके, प्लस 6 × -1 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, देखिए 6 - 4 माने -2 इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, +2। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इट इज +2, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज +2, आप निकाल लोगे अभी, क्लियर। तो उसी तरह है बाकी क्वेश्चनों में भी देख सकते हैं, CuNH3 4, ठीक है, CuNH3 4। इस केस में आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था ना लिगेंड की चार्ज आपको याद रखना जरूरी है, कहा था। देखिए अगर आप यहाँ याद नहीं रखेंगे तो कैसे होगा बेटा, देखिए सेंट्रल मेटल एटम को X मानेंगे हम प्लस, लेकिन 4 लिगेंड है, पर एमोनिया अगर आप पीछे जाके देखो, अपना नोट को पलट के देखिए, एमोनिया का चार्ज कितना है, ठीक है, ये न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल मतलब उसके चार्ज क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, इस इक्वल टू चार्ज कितना लिखा हुआ आपका ऊपर में, +2, मनींग क्या हो जाएगा, 4 × 0 इज इक्वल टू +2। सो आपकी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। नाउ +2 का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन गायब है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 29 से 2 गायब हो जाएगा तो कितने हैं, 27। ठीक है, 27। ठीक है, असल में कॉपर का अगर देखोगे इसका ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, जिसके वजह से 3d10 क्या होता है, 4s1 होता है। सो अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, हाँ सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जाना है ना, Cu+2 कहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। पहले हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे आप, ये बात ध्यान रखना, हमेशा पहले S से निकलेगा, नॉट फ्रॉम द D। जब यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला, 2 निकला, इसका मतलब कॉपर क्या हो गया बेटा, कॉपर आर्गन, दैट इज 3d9 हो गया, 3d9। सो आई होप ये वाली बात अच्छी तरह से समझ आया होगा, इज इट क्लियर नाउ, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं, अगर क्लियर है एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, FeCN6 का। देखिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को मैं X मानूंगा, प्लस 6 × साइनाइड, एक साइनाइड क्या होता है, -1 होता है, देन इज इक्वल टू कौन सी चार्ज, -3, तो कितना हो गया, X इक्वल टू -3 + 6, तो X इक्वल टू +3। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर मिला +3। ठीक है, उसी तरह COEN3 ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो X क्या होगा, प्लस न्यूट्रल लिगेंड 3 × 0 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, +3, सो X इक्वल टू +3, इसलिए आपको यहाँ +3 आया। ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब ये चीज आपको पढ़ना नहीं है, अगर समझना है तो बाकी मेरे से आके आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टडी दिस। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं है इस तरह का कॉम्प्लेक्स, ओके, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं पूछा है, तो देयरफॉर मैं समझता हूँ कि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो व्हाट इज मीन्ट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, coordination compound, the total number of bonds formed by ligand with central metal atom is known as coordination number। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, सो लेट मी चेक द चार्ज। ओके, चार्ज कितना है ये देखता हूँ। एक लाठी बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं टिकेगा। इट इज़ 32 मिनट नाउ। ओके, so I hope it is clear now. कोऑर्डिनेशन नंबर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने बॉन्ड, कितने एटम के थ्रू से बॉन्ड बना रहा है, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कब, जब आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड हो जो आपके दिमाग में नहीं है, आपके ट्राइडेंटेट लिगेंड हो, हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जो आपके दिमाग में नहीं है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकता है बेटा, तो ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो K4FeCN6 है, तो कितने लिगेंड बॉन्ड किया बेटा, कितने, 6 लिगेंड, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसको कुछ नहीं करना, ये एक काउंटर आयन है, इट इज ओनली काउंटर आयन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लिगेंड बॉन्ड किया है, 6 लिगेंड, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए कितना होगा बेटा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज C2O4-2। ठीक है, CO C2O4-2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3, गलत। आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 3 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे होगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, कि आपको समझना पड़ेगा कि इसका C11O होता है, C11O होता है, O माइनस होता है, एंड देन O माइनस होता है। इसका मतलब एक लिगेंड की कितने डोनेटिंग साइट होता है, 2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इसलिए आप क्या करते हो, 3 अगर दिया इनटू, अगर एक लिगेंड का 2 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, 6, तो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसी तरह EN मतलब कौन सा बेटा है, EN मतलब होता है इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। सो इथिलीन डाइएमीन कैसा रहता है बेटा, EN रहता है, EN मतलब कौन सा फॉर्मूला, दैट इज CH2, उसका बाद आपका आता कौन है बेटा, NH2। सो इसका डोनेटिंग साइट कौन है, ये न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन होता है, तो जब भी बॉन्ड करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, कैसे करेगा, नाइट्रोजन की थ्रू से करेगा। ठीक है, इट विल बाइंड टू दी नाइट्रोजन। सो अगर एक लिगेंड 2 कर सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि 3 × 2 आपका कितने, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है बेटा, आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट आती है COEN2। EN2 मतलब इथिलीन डाइमीन, सो 2 × 2 कितना हो गया, 4। देन क्लोरीन 2 + 2 कितना हो गया, 6। क्लियर है बेटा, इज इट ओके नाउ, इट इज क्लियर, नॉट माइनस, इट इज +2। ठीक है, तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर हुआ होगा। सो आपका प्रॉब्लम इथिलीन डाइमीन कर सकता है, ठीक है, ऑक्सालेट आयन कर सकता है, ग्लाइसाइनेट आयन कर सकता है, इथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट कर सकता है। तो ध्यान रखना किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उस आधार पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। अदरवाइज अगर आप ढंग से समझते हो ना, ये चैप्टर सबसे आसान है और सबसे स्कोरिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट, कितने एटम के थ्रू से डोनेट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। फॉर एग्जांपल ऑक्सालेट आयन का कितना डेंटिसिटी है, 2, क्यों, इसका 2 डोनेटिंग साइट है। कैसे, मैंने आपको कई बार बना के दिखाया हूँ, C11O C11O O माइनस और O माइनस, ये कौन सी डोनेटिंग साइट है, 2। ठीक है, दिस आर दी 2 डोनेटिंग साइट। तो एमोनिया का कितना डोनेट, ओनली नाइट्रोजन, सो इट इज 1। क्लियर है, डेंटिसिटी मतलब सिंपल बात है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट। ठीक है, अब बात आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मतलब क्या होता है कि जब आप स्पेस में अरेंज करते हो, ठीक है, कैसे, द स्पेशियल अरेंजमेंट of 3-dimensional arrangement of the ligand which are directly attached to the central metal atom or ion is called as coordination polyhedra around the central metal atom। कि ligand को central metal atom के साथ जब आप arrange करते हो, ligand को central metal atom के साथ जब आप arrange करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, coordination polyhedra कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, coordination polyhedra कहते हैं। ठीक है जी, I hope it is clear now। okay, then उसका बाद आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मींट बाय होमोलैप्टिक एज वेल एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि होमोलैप्टिक क्या होता है और हेट्रोलैप्टिक क्या होता है, ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, इट वाज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन की होमोलैप्टिक क्या होता है और हेट्रोलैप्टिक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच, सिर्फ होमोलैप्टिक लिगेंड में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन व्हिच द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू only single type of ligand, only one type of ligand are called as homolaptic complexes। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कौन सी टाइप, सिर्फ एमोनिया। अगर आप इसको देखोगे सिंस ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो कौन कौन सी लिगेंड इसमें अटैच है, देखिए
एमोनिया, एमोनिया, ठीक है ना, एमोनिया, एमोनिया, एमोनिया एंड देन एमोनिया, ठीक है। कैसे टाइप, सारे एक ही टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, ऑल आर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगेन इफ आई राइट FeCN6, ओके, देन मैं लिखता हूं 4 माइनस, तो यहाँ पर कैसे लिगेंड है, CN6, 6 का 6 लिगेंड एक जैसा है, 6 का 6 लिगेंड एक जैसा है। सो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये भी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसका बाद आता है देखिए नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड एज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब एक से अधिक तरह का एलिमेंट से जब बनते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोलैप्टिक। देखो बेटा कितना, एमोनिया कितने हैं 4, क्लोरीन कितने हैं 2, इसका मतलब ये 2 अलग एलिमेंट से बने हैं ना, तो इसलिए ये क्या है, हेटेरोलैप्टिक एलिमेंट है। सो क्या कहा देखिए, एक्सप्लेन होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जांपल, 2022 का क्वेश्चन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 2020। ओके, सो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बारे में। ओके, कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है। ये अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए आपको कि जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने लिगेंड है ना, उसको अगर आप एनक्लोज कर देते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे ये है आपका K4 FeCN6, ठीक है, इसको आपने किसमें एनक्लोज कर दिया है, यू हैव एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं, ठीक है। दैट इज K4 FeCN6, ठीक है। तो इसको आपने कैसे बंद कर दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, इट इज द काउंटर आयन, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन आता है, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन कौन होते हैं, हु इज द काउंटर आयन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं काउंटर आयन, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज K4 एंड दिस इज SO4 माइनस। तो ये जो काउंटर आयन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। जो स्पेसी स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन। तो काउंटर, ये जो काउंटर आयन है ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, ठीक है, और ये काउंटर आयन आपकी नेगेटिव काउंटर आयन है, ठीक है। सो जब ये टूटेंगे, ओके, व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, तो ये किस तरीके से टूटेगा, एक 4K प्लस और आपका होगा यहाँ FeCN6 क्या होगा 4 माइनस, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, ठीक है। देन यहाँ कैसे टूटेगा, इट इज दैट इज Cu NH3 4, ठीक है। देन ये कैसे टूटेगा, दैट इज +2 एंड यहाँ कैसे टूटेगा आपका SO4 -2, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर, ठीक है। जब पॉजिटिव काउंटर आयन टूटेगा तो आपको पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ओके। जब नेगेटिव काउंटर आयन कैरी करेगा तो ये नेगेटिव काउंटर आयन टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। लेकिन जो आपकी स्पेयर होगा कैसे होगा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज व्हाट, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो आपसे आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, है ना, कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में नेगेटिव चार्ज रहता है इट इज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पॉजिटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, जब न्यूट्रल रहता है जैसे NiCO4, ठीक है, NiCO4 इसके पास कोई चार्ज नहीं है इसलिए ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दैट इज व्हाई इट इज ए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सो आगे की तरफ, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। तो अब बात करेंगे IUPAC के बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। IUPAC, तो जब आपकी कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होना चाहिए, जब आपकी कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है वो कॉम्प्लेक्स कैसी होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल कैटायन, जब आपके सिंपल कैटायन रहेंगे देन सिंपल एनायन रहेंगे, यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो ओके सिंपल कैटायन रहने वाले हैं तो एज इट इज लिगेंड का नाम कैसे होगा, एज इट इज होगा। अगर एनायनिक लिगेंड है तो उसका नाम
असल में सिंपल नाम नहीं रहने वाला है। क्लोरीन के जगह पर आपका क्या नाम होगा, क्लोरो होगा या क्लोरिडो होगा, ठीक है, क्लोरिडो। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने जब लिगेंड पढ़ा रहा था, यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, जब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्लोरो, क्लोरिडो, मतलब इन लोगों के नाम जितने भी है, F-Cl- क्या नाम होगा, K+, Na+, Mg+, क्या नाम होगा, सबके नाम को एक बार जरूर आप पीछे जाकर देखिए प्लीज, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स कैटायन के बारे में, ओके, देन कॉम्प्लेक्स एनायन के बारे में। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये आपके एग्जाम में भी आया था, मैंने कहा था ना व्हाट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पॉजिटिव चार्ज रहता है उसी को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल FeCN6 4 माइनस, इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या नाम होगा, तो जब आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 4-5 गो लिगेंड है, एक लिगेंड है, 2 लिगेंड है, तो ऐसे अगर है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, आगे जाके समझ आएगा आपको कौन सी ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन उसके बाद आपको आता है सेंट्रल मेटल एटम, अल्फाबेटिकल जैसे होगा, देन सेंट्रल मेटल एटम, देन फॉलोड बाय सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज लगाना है इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, लिगेंड की नाम हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो इसमें भी सेम है, लिगेंड की नाम, ठीक है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ साथ आपको ATE जोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू राइट ATE। तो ये क्या होता है आगे जाके आपको समझ आएगा, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए देखते हैं, आगे जाकर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू से समझाऊंगा, ठीक है। और ये बात भी आप ध्यान रखें, अगर एक लिगेंड, सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड आपका 1 बार 2 बार 3 बार है, तो 2 बार है तो आपको क्या लिखना है, डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा। तो ऐसे करके आपको यूज करना है। तो अब हम देखेंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, अगर वैसा लिगेंड जो ऑलरेडी डाइक्लोरो, डाई इथिलीन डाइएमिन, लिगेंड के नाम में ही डाई लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे इथिलीन डाइएमिन, तो ऐसे लिगेंड अगर 2 बार प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल इथिलीन डाइएमिन कॉम्प्लेक्स में 2 बार प्रेजेंट है, EN 2 बार प्रेजेंट, सो 2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 20, और इसको ब्रैकेट में डालना है कैसे, इथिलीन इथेन 1,2 डाइएमिन और इथिलीन डाइएमिन, समझ आए सबको। ऐसे नाम में अगर कुछ भी इथिलीन डाइएमिन, डाई, ट्राई, टेट्रा लिखा हुआ है तो ऐसे आपको 20-30 टेट्रा कीस यूज करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन के थ्रू से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज है, अगर वैसा लिगेंड 2 बार है तो देखिए 20, 3 बार है तो 30, 4 है तो टेट्रा कीस। जैसे कौन कौन से लिगेंड आपको ये चीज कर सकता है, एक आपका इथिन 1 तो डायमिन, दैट इज इथिलीन डायमिन, दूसरा DMG डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये काम आपका कर सकता है, ठीक है बेटा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज न्यूट्रल, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे है, न्यूट्रल है, ओके, दैट इन दैट केस नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स कैटायन। वैसा केस में नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, इज सेम टू बी सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स कैटायन। कैसे होना चाहिए, सिमिलर किसके साथ, एक बार और देखिए, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है तो क्या होगा, इन दैट केस नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी लाइक द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम होगा वैसा आपका किसके लिए होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी होगा, ठीक है। जैसे इसका नाम है देखिए, पोटासियम पोटासियम, सोडियम सोडियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एज इट इज न्यूट्रल की नाम होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। सल्फर, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी स्मार्ट है, ये सारी चीजें जानते हैं नाम, उनके लिए बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेटल, ठीक है, अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सो मेटल का क्या नाम लिखोगे, ये चीज ध्यान रखें, निगेटिव कॉम्प्लेक्स हमेशा किसमें, मेटल में क्या लगेगा, ATE लगेगा, मेटल में क्या लगेगा, ATE लगेगा, ठीक है। जैसे फेरस है, ठीक है, आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरस, ठीक है, तो उसके फेरेट लगेगा। देन CO कोबाल्ट है, कोबाल्टेट, ठीक है। Mn है, मैंगनेट, कुछ नाम है अगेन, सिल्वर का आर्जेंटेट होता है, ठीक है, और ठीक है, गोल्ड का क्या होता है, ऑरेट। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखना। मर्क्यूरी का क्या होता है, मर्क्यूरेट, ओके। देन जिंक का जिंकेट,
लेड का प्लम्बेट। तो ये सारे नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है बेटा, क्योंकि आगे जाके आपको याद काम में रखने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए इससे शुरू करते हैं, एक बहुत धीरे से समझाऊंगा। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। K4FeCN6। तो सबसे पहला काम है नोमेनक्लेचर के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। फॉर एग्जांपल अभी 4 है, 4 इंटू पोटासियम, क्योंकि ग्रुप 1 के मेटल है, इसका चार्ज 1 रहता है, प्लस सेंट्रल मेटल एटम की चार्ज नहीं मालूम नहीं, इसलिए मैं इसको x लिखूंगा, प्लस देन कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड, 6 इंटू CN। आप अगेन पलट के देखना चार्ज कितना है, यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड बाय, जब लिगेंड पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि चार्ज आपको जरूरी है, तो चार्ज देख लीजिए एक बार खोल के, नोटबुक अभी देख लीजिए। ठीक है, इसको बंद कर, इस वीडियो को रोक के। ठीक, देन यहाँ पर क्या होगा, -1 लगा दो, इस इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा, 0 है। ठीक, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर ये क्लियर है तो कैसे करेंगे बेटा, तो x ये 6 है, 6 से 4 गया तो -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +2। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मिल गया x इज +2। अब हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर में रूल क्या था, सबसे पहले किसकी नाम करेंगे, लिगेंड्स की। अब लिगेंड, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव काउंटर आयन है, लिगेंड से पहले हमें पॉजिटिव काउंटर आयन को नेम करना पड़ेगा। तो देखिए 4 पोटेशियम है, तो हमें 4 है 5 है कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पोटेशियम लिखना है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे बेटा, पोटासियम, POTASSIM, पोटासियम। ठीक है, देन अब बारी आएगा किसका नाम, लिगेंड का नाम। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो 6 के लिए क्या नाम होगा, हेक्सा। ठीक है, पोटासियम हेक्सा। तो CN के लिए क्या होता है, साइनो होता है। ठीक है, CN के लिए साइनो, आप अपना रूल बुक में देखिए, CYANO, साइनो। ठीक है, पेज को पलट के देखिए एक बार, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो पोटासियम, पोटासियम कितने बार, पोटासियम कितने बार है वो देखना नहीं, क्योंकि ये काउंटर आयन है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन लिगेंड कितने बार है, 6 बार, इसलिए हेक्सा। देन कौन सा लिगेंड, साइनो लिगेंड, कितने बार है, 6 बार है। देन उसके बाद ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली ये जानना आपको जरूरी है। देखो बेटा, K4 जब टूट जाता है, किस में टूटा, 4K+, और इसको बैलेंस करने के लिए आपका क्या, FeCN6 होगा बेटा, कैसे होगा, 4- FeCN6 4-। ठीक है कि नहीं बेटा, क्लियर है, 4- FeCN6 पर, सो पोटासियम हेक्सासाइनो। अब सिंस ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, 4- है, तो आयरन के साथ फेरस के साथ AT लगाया, FeRRAT, फेरेट लगेगा, फेरेट, पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मिला था हमें, 2, तो इसको रोमन नंबर में 2 डाल लीजिए इन ब्रैकेट। क्लियर गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया आपको, अच्छी तरीके से क्लियर है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर भी काउंटर आयन है। ठीक है, पर ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, तो ये काउंटर आयन निगेटिव काउंटर आयन है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली। ये कौन सी कॉम्प्लेक्स होगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो चार्ज निकालते हैं, x हमें मालूम नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x, प्लस NH3, कितना NH3 है, 4, एक NH3, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसलिए 0, 4 × 0। ठीक है, इस इक्वल टू, देन 4 × 0 प्लस सल्फेट कौन से चार्ज कैरी करता है, -2 के चार्ज कैरी करता है, इस इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओवरऑल चार्ज 0 है। ठीक ना, तो x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। वेरी क्लियर नाउ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना आया बेटा रे, +2 आया। तो इसका नाम लिखते हैं, कोई काउंटर आयन तो इधर नहीं है, तो इसलिए पहले लिगेंड को देखेंगे अभी। ठीक है, काउंटर आयन बाद में है तो बाद में नेमिंग करना है, काउंटर आयन पहला है तो पहला नेमिंग करना है, ये रूल भी ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए कितने बार है, 4, सो टेट्रा, टेट्रा कौन है रे बेटा, एमीन, तो टेट्रा एमीन, एमीन कितने बार है, 4 बार है, टेट्रा एमीन। सो सिंस ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव काउंटर आयन है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या होगा बेटा, ये टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, टेट्रा एमीन। देन उसके बाद आपका आता है कॉपर, एज इट इज होगा, नो क्यूपरेट, क्यूपरेट नहीं होगा, क्यों, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। सो टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर। देन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला रे बेटा, 2, टेट्रा एमीन कॉपर 2। देन SO4 तो माने क्या होगा बेटा, ये सल्फेट, क्या होगा, सल्फेट। ठीक है, क्या होगा, ये सल्फेट। ठीक है, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट।
ठीक है जी। सो ये बात आपको अच्छी तरीके से गौर फरमाइएगा ये बात, ठीक है ना। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो अब बात करते हैं NiCO4, ठीक है। NiCO4 ये कैसे करेंगे NiCO4 को? तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम कैसे होना चाहिए था? इट इज लाइक द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कुछ है नहीं, इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, चार्ज कुछ है नहीं, तो जीरो ही लिखना पड़ेगा। सो टेट्रा, CO मतलब कार्बोनिल है ना, तो क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, है ना। टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल, तो क्या होगा निकलेट तो नहीं होगा, ये क्या होगा निकेल होगा। टेट्रा कार्बोनिल क्या होगा बेटा निकेल, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है निकेल और चार्ज क्या है जीरो, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, नोमेनक्लेचर भी क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वेरी इंपॉर्टेंट 20-30 कब आएगा देखना। COEN3 3+2 बेटा ये कौन सा इमेंट है, कौन सा लिगेंड है ये? इथिलीन डाइएमिन या इथेन 1,2 डाइएमिन, दोनों बात बराबर है। तो खुद के नाम पे ही अगर डाई ट्राई टेट्रा है तो उसके लिए 20-30 टेट्राकीस यूज होता है, मैंने कहा था आपको, रूल दिखाया था, ठीक है। तो इसके लिए देखना 3 बार है, सो 3 बार के लिए क्या होता है ट्रीस, ठीक है बेटा। ट्रीस कहाँ डालना है आपको? अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो कितना है ये तो जीरो है, तो x + 3 × 0 ओके इज इक्वल टू +3, सो ऑब्वियसली x इक्वल टू +3 नो डाउट। ओके ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। तो थ्रीस, थ्रीस क्या होगा? थ्रीस 3 बार थ्रीस इथिलीन, थ्रीस इथिलीन डाइएमिन, ठीक है बेटा। क्या होगा इधर थ्रीस थ्रीस इथिलीन डाइएमिन, थ्रीस इथिलीन डाइएमिन क्या होगा थ्रीस इथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, समझ आया। सो थ्रीस देखिए ब्रैकेट में डाला इथिलीन डाइमिन या इथेन 1,2 डाइमिन, देन कोबाल्ट 3, ये कौन सी आयन है। ओके बेटा आई होप इट इज क्लियर नाउ वेरी मच, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्या कह रहा है राइट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक बार आपका IUPAC क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यह कितना लिगेंड दिया गया, 3 तरह का लिगेंड दिया गया, एक एमिन, एक एक्वा, एक क्लोरो। ये कौन सा है? ये एमिन है, AMMINE एमिन। ये क्या है? एक्वा। ये क्या है? क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो, ठीक है बेटा। इतना क्लियर। तो इसको कैसे करें ये बात ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चुनना पड़ेगा, इट इज अल्फाबेटिकल नो डाउट, ठीक है। तो अपना नाम क्या होगा अभी, कितने बार है? तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तो निकालना आएगा होगा इतना क्वेश्चन के बाद। देखिए ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, -1 इधर, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली +3 होने वाला है, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो भी मेरे पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम हेयर, समझ आया। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ देखना अच्छी तरीके से, ठीक है। CO NH3 H2O Cl एंड देन Cl2, ठीक है। तो कैसे करें देखिए, टेट्रा एमीन क्या होगा, टेट्रा एमीन, ठीक है। टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, देन उसके बाद कौन आता है एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा, देन कौन आ रहा है आपका क्लोरिडो और क्लोरो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो, कौन सा है अभी ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंस ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो एज इट इज कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट। देन क्या होगा रे बेटा कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मिला 3, देन उसके बाद अभी भी काउंटर आयन बचा हुआ है तो उसके लिए क्या नाम लिखेंगे, 2 है तो आपको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोरीन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, क्लोरीन लिखना है, ठीक है। हो गया। सो ये क्लोरीन या क्लोराइड, देयर इज नो इशू, आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ आया बेटा। देन नेक्स्ट आपका आता है K2 ZnOH4-, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो काउंटर आयन है 2 इंटू, क्योंकि K का +1 होता है, प्लस जिंक का मुझे नहीं मालूम X, प्लस 4 इंटू OH का मतलब होता है -1, इस इक्वल तो कितना हो गया बेटा 0, ठीक है। सो X क्या होगा -4, क्या होगा -2 इक्वल टू 0, सो X इक्वल टू +2, X इक्वल टू क्या हो गया बेटा +2, समझ आया। तो ये आपका X इक्वल टू +2 के चार्ज है, ठीक है। सो पोटासियम क्या हो जाएगा, अब नेमिंग करना है। सो काउंटर आयन पहला है तो पहला, तो क्या होगा बेटा ये पोटासियम, कितने बार है वो नहीं लिखना है, ठीक है। पोटासियम देन कितना 4 बार, ओके। पोटासियम टेट्रा
क्या नाम कहते हैं इसको, OH माइनस को हाइड्रोक्सीडो, नो पलट लो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा, निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, +1 2 इंटू +1 माइनस निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो क्या जिंक का नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट। जिंकेट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, 2, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं। लेट मी सी द टाइम नाउ, ओके। सो ये 21 मिनट का हो चुका है, तो आई विल स्टॉप द लेक्चर हेयर, ओके, क्योंकि मेरे पास अभी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। सो बाकी नोमेनक्लेचर जो भी बचा हुआ आप कर लेना, मैं एक बार देखता हूँ क्या क्या बचा हुआ है, ओके। सो ये नोमेनक्लेचर आप ट्राई करना, खुद से नहीं समझ आता है तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर ट्राई करना, ये सारे चीज़ें एक बार ट्राई कर लेना अपने से, ओके। और मैंने यहाँ पर PYQ एंटर नहीं किया है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने अभी कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जब आपको फॉर्मूला दिया है उसका नोमेनक्लेचर लिखना है। लेकिन अभी का केस अलग है, ठीक है। कैसे है कि आपसे अभी कहा जा रहा है क्या, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया उसका फॉर्मूला लिखना है, अभी उसका नाम दिया गया, फॉर्मूला लिखना है। देखिए अब इसके लिए कुछ चीजें कहीं पर आपका गलत हो सकता है बाय लुकिंग एट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट ट्री क्लोराइड, ठीक है। टेट्रा एमीन बोला है उन्होंने, ठीक है। टेट्रा एमीन मतलब एमीन एमोनिया, एमीन कितने बार होंगे, 4 बार होंगे, ठीक है, टेट्रा एमीन। देन डाई एक्वा मतलब वाटर, ठीक है, H2O कितने बार, 2 बार। सो टेट्रा एमीन डाई एक्वा, ठीक है। उसके बाद कौन आया है, कोबाल्ट CO, ठीक है, कोबाल्ट CO। देन क्या रहेगा, ये रहेगा आपका टेट्राएमिन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब बात आती है कि 3 क्लोराइड कैसे रहेगा, अभी हाउ, ठीक है। आपको 3 क्लोराइड, क्लोराइड मतलब काउंटर आयन दिया ना, काउंटर आयन, ठीक है। सो अब देखना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें कौन सी काउंटर आयन यूज करना पड़ेगा, कितना चार्ज यूज करना पड़ेगा, ये पता होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए CO3 बोला, एमोनिया ये न्यूट्रल है, इसका मतलब X प्लस 4 इंटू 0 प्लस वाटर 2 इंटू, ये भी न्यूट्रल है 0। अब जाके अपने को क्या चाहिए, +3। अब सारे 0 है, कहां से +3 मिलेगा, लेकिन यहाँ एक Cl है, ठीक है, तो प्लस प्लस, क्या एक Cl से +3 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। अगर मैं Cl को 3Cl 3 इंटू -1 करूं तब जाके हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। देन हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वल तो क्या मिलेगा, +3 मिलेगा कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब एक Cl से काम नहीं चलने वाला, कितना Cl लेना पड़ेगा, 3 Cl लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कितना Cl लेना पड़ेगा, 3 Cl, तब जाके आपका ऑक्सीडेशन +3 मिलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें कौन से काउंटर आयन डालना पड़ेगा, कितने काउंटर आयन डालना होगा, ये बात ध्यान, कौन से काउंटर आयन है, कौन से काउंटर आयन लिखा रहेगा, लेकिन कितने काउंटर आयन डालना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें नहीं लिखा रहता है कितना डालना है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे जाकर देखते हैं अगेन। नेक्स्ट आपका दिया पोटासियम टेट्रासाइनो साइनिडो निकलेट 2, ठीक है। सो एक तो साइनो, ठीक है, पोटासियम बोला, पोटासियम पक्का पहला नाम आया तो क्या है, काउंटर आयन, पोटासियम माने के, कितने बार हमें नहीं मालूम, अब डालो ब्रैकेट में। तो कौन सी आएगा अभी, निकलेट बोला मैंने, निकल निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये पता हो गया, निकलेट। टेट्रासाइनेडो, साइनेडो मतलब CN, टेट्रासाइनेडो, समझ आया ना। सो ये पोटासियम निकल टेट्रासाइनेडो 4 बार, KNiCN4, ठीक है, क्या हुआ, KNiCN4, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए आप। लेकिन हमें क्या पूछा, देखिए पोटासियम टेट्रासाइनोडो निकलेट 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 2। अब अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट अगर करते हैं, देखिए +1, ठीक है, प्लस इसका X है कि नहीं, देन +4 इंटू -1 इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना आने वाला है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है +3, पर हमसे क्या दिया है, 2 दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, सिंपल काम है, उसके लिए अपने को क्या करना है, इसको अगर 2 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 मतलब क्या बनेगा, +2 बनेगा, K2 2 प्लस, तो कितना बना, तो x -2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +2। so इसका मतलब K2 NiCN4 होगा, K2 NiCN4 होगा, K2 NiCN4। इज इट ओके नाउ।
आई थिंक ये बात आपको क्लियरिटी आया होगा. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट तीसरा नंबर की बात करते हैं. तीसरा नंबर में क्या है देखो बेटा, एमाइन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रिडो एंड प्लेटिनेट. ठीक है, तो यह क्या पता चल रहा है, देखिए एमाइन है, ठीक है, देन ब्रोमिडो है, ठीक है, देन क्लोरिडो है, यानी एमाइन, क्लोरो, ब्रोमो, देन अगेन डाई नाइट्रो. ठीक है, 2 नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, डाई नाइट्रो. तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा देखते हैं आप. ठीक है, चलिए एमाइन. ओके, एमाइन अच्छी तरीके से देखिए. एमाइन पहले बोला एमाइन मतलब NH3. ठीक है, देन ब्रोमिडो Br, देन बोला क्लोरिडो Cl. ठीक है, डाई नाइट्रो, ये स्पेलिंग गलत है शायद, डाई नाइट्रो NO2 कितने बार है? 2 बार है. ठीक है, 2 बार. देन क्या बोला? प्लेटिनेट. प्लेटिन मतलब ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है? निगेटिव कॉम्प्लेक्स है. अब देखते हैं कितने बार हुआ. 1 2 3. एमाइन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो. ओहो, क्लोरिडो है, डाई नाइट्रो नहीं बेटा, क्लोरिडो है. ठीक है, क्लोरिडो है, नॉट डाई नाइट्रो. ठीक है, सो PT NH3 1 2 3 4, यानी PT ये कितने? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. 1 2 3 4. बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट अपना कितना होना चाहिए? प्लेटिनम के ऊपर 2 होना चाहिए. ये न्यूट्रल है, ये 1, ये 2, ये 3 दे रहा है. ठीक है, इसका मतलब अगर हम निकाले x प्लस 0, इसका 0 प्लस इसका -1, इसका -1, इसका -1, कितने? 3 -1 इंटू 3 होगा. -1 इंटू 3 कितना हो गया? ठीक है, इस इक्वल टू 0 अगर करे तो आपका कितना आ रहा है? +3 आ रहा है ना. और हमसे क्या बोला? प्लेटिनेट 2 होना चाहिए. तो उसके लिए अगर यहाँ मैं -1 लगा देता हूँ तो यहाँ -1 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -1 होगा तो x इक्वल टू +2 होगा. x इक्वल टू +2 होगा. सो ये वाला बात क्लियर है आपको? ठीक है, सो आई होप इसी तरीके से आपका नोमेनक्लेचर भी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. ठीक है, तो चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं. आगे की तरफ मैं आपको हर एक चीज समझा देता हूँ. ठीक है, सो अब जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, वार्नर्स थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वार्नर्स थ्योरी. ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PYQ में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया. ठीक है, कैसे देखो बेटा, प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, सो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं हम. क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी. वार्नर थ्योरी का कितने पोस्टुलेट पूछा गया? 4. ठीक है, अगेन पूछा गया राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. कितने? राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है बेटा, सो ये बात क्लियर है ना. तो राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी, राइट 2 पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर थ्योरी. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, सो वार्नर थ्योरी 2 तरह का वैलेंसी के बारे में बात करता है. ठीक है, कौन सी वैलेंसी? एक बात करता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा बात करता है सेकेंडरी वैलेंसी. तो प्राइमरी वैलेंसी हम किसको कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयन को कहता है. देन सेकेंडरी वैलेंसी हम किसको कहता है? लिगेंड को कहता है. ठीक है, मोटा मोटा बात में अगर समझना चाहते हो तो देखिए, प्राइमरी वैलेंसी ये आयनाइजेबल हो सकता है. देखिए, अगर मैं बात करता हूँ K4FeCN6, ठीक है ना बेटा, K4FeCN6, तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ कौन है? क्योंकि आयोनाइज कौन होगा? यही टूटेगा ना जब आप आयोनाइज करोगे. 4K प्लस FeCN6 माइनस 4 माइनस करोगे आप, है कि नहीं? 4 माइनस करोगे ना तो टूटा कौन है? 4K प्लस. सो दिस इज द काउंटर आयन. सो ये काउंटर आयन आपका क्या है? इज द प्राइमरी वैलेंसी. ये प्राइमरी वैलेंसी ये रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉट 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 लाइन से. मैं थोड़ी देर में थोड़ा जगह लेके समझाता हूँ. ठीक है, ये क्या करते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इट इज सेटिस्फाइड बाय द एनायन दैट इज नेगेटिवली चार्ज. इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर. कभी कभी ये किसके बराबर होता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है. एंड ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. ये तमाम बातें, एक एक पॉइंट एकदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक बातों को याद रखना है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं. देन सेकेंडरी वैलेंसी क्या कहते हैं? व्हाट इज मींट बाय सेकेंडरी वैलेंसी? कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, ये टूटता नहीं है. जैसे मैंने K4FeCN6 का एग्जांपल दिया, क्या FeCN6 टूटा? क्या ये एज इट इज रहा? इट इज नॉन आयनाइजेबल. वो क्या होता है? मेन लाइन से डिनोट किया जाता है. एंड इट इज सेटिस्फाइड ईदर बाय, कैसे? या तो न्यूट्रल से या निगेटिव एज वेल एज बोथ टाइप्स ऑफ स्पेसिस से डिनोट करते हैं. ठीक है,
ये कैसा होता है, ये डायरेक्शनल होता है एंड इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ये किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल। जैसे अब मैंने एग्जांपल क्या लिया था, K4Fe का एग्जांपल लिया था ना बेटा। हाँ चलो मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी, ये आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है, ठीक है। इसको दस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डंडे से। तो अब देखो कैसे होता है, ठीक है। सो यहां देखना बेटा, यहां Fe, ठीक है। ये कौन सा है, सेकेंडरी वैलेंसी या नंबर ऑफ लिगेंड या कोऑर्डिनेशन नंबर, CN 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 CN। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये वाली बात तो क्लियर होंगे ना, ओके। सो क्लियर हो गई। देन अब इसके बाहर में हम किसको डिनोट करना है, वी विल डिनोट दी कौन सा, काउंटर आयन, किससे, ये दो दो डॉट से, किससे, दो दो डॉट से। ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी कौन है, पोटासियम 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 पोटासियम। ये हमेशा क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, ठीक है बेटा। आई होप ये वाली बात भी क्लियर है, ठीक। सो अब इस स्टेज की अगर बात करें, यहां देखो कुछ चीजें एग्जाम पर्पस के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीजें एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कैसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है आपको क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट प्लस सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट, कौन है, सोडियम ब्रोमाइड एज वेल एज सिल्वर नाइट्रेट। ये कैसे होगा, दैट इज NaNO3 प्लस AgBr। तो ये सब रिएक्शन आपको ध्यान है। सोडियम आयोडाइड और AgNO3 रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर आयोडाइड होता है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड है तो क्या मिलता है, ट्वाइस NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, ट्वाइस NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये चीजें समझने के लिए आप ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आया, तभी मैं समझा रहा, आपके एग्जाम में सिर्फ पोस्टुलेट्स आया है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, ठीक है। वो वार्नर्स थ्योरी का पोस्टुलेट अब आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन इसमें से भी मैं ये क्वेश्चन को समझा देता हूँ ताकि आपके बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मूला बताया नहीं, CrCl3.6H2 जब मिक्स किया आपने किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या मिला आपको, बोल रहे 2 मोल AgCl PPT निकल गया, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो समझने वाली बात है बेटा, कैसे होगा, हमें फॉर्मूला यहां से जनरेट करना है, कैसे फॉर्मूला, अब हमें पता चलना है कि काउंटर आयन किसको रखेंगे ताकि वो आयनाइज होके क्या मिले हमें, 2 मोल AgCl मिले। तो AgCl कब मिलेगा, जब क्लोरीन एज अ काउंटर आयन रहेगा, सही बात है कि नहीं, ठीक है। सो ये देखते हैं, क्रोमियम है, देखिए ये अगर मैं ऐसा लिखूं क्रोमियम, ठीक है, देन उसका बाद आता है पानी एक्वा, कितने क्लोरीन है 3, बाद हमें कितने मोल चाहिए, 2 मोल, 2 मोल काउंटर आयन रखना पड़ेगा मतलब, ठीक है। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो H2O कितना होगा 5, H2O कितना होगा 5, ठीक है। देन कौन होंगे, एक Cl होंगे, एक Cl, तो 6 हो गया, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। देन मैं क्या कर दूंगा, Cl2 2 बाहर कर दूंगा एंड H2O 2 बाहर कर। आप बोलोगे कि सर आपने ऐसे क्यों किया, जो 6 है उसको 6 में से 6 रखना चाहिए था, क्यों ऐसा कर दिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, जब आप इसको आयनाइज करोगे तो 2 मोल्स निकलता है सिल्वर क्लोराइड इससे। तो जब इसको आप किसके साथ, सिल्वर के साथ ट्रीट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, AgCl निकलेगा। कैसे, ये तो ऐसे टूटेगा, कैसे, CrH2O5Cl, ये ऐसे टूट जाएगा है कि नहीं, टूटेगा ना, हाँ टूटेगा, CrH2O5Cl, ठीक। देन प्लस यहाँ क्या आएगा, 2 AgCl निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, 2 AgCl। समझ आए या नहीं आए, ठीक है, कौन निकलेगा, 2 AgCl निकलेगा, ठीक है। सो 2 AgCl निकालने के लिए क्यों, इसलिए हमें इसको काउंटर आयन में रखना पड़ा, ठीक है। सो ये उसका फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसे याद करना पड़ता है, ठीक है। देन दूसरा क्या बताया, व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3 इज मिक्स विथ सिल्वर नाइट्रेट, जब इसको अगेन सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा। तो बोल रहे हैं 3 मोल्स ऑफ AgCl PPT आर ऑब्टेन पर मोल, 3 मोल AgCl, ठीक है। तो आसान है कि नहीं, देखो
कैसे, ये आपका फॉर्मूला है COCl3 6NH3, एकदम सिंपल होगा ये फॉर्मूला। 3 मोल्स के लिए 3 Cl है ना, ऑब्वियसली CO होगा, NH3 कितना होगा 6 होगा, CONH3 6, बाहर में Cl3, क्यों, क्योंकि जब आयनाइज करोगे तभी तो 3 AgCl निकलेगा, सही बात है कि नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला है CONH3 6Cl, सिंपल बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद द एक्वास सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कितने होंगे आपको असाइन करना है, ठीक है। आई होप मैंने तो इतना एग्जांपल बता दिया, आप करके देखो अभी, ठीक है। उन्होंने बता दिया AgCl के साथ ट्रीट करने के साथ 2 मोल 2 मोल 0 मोल 1 मोल, तो उस हिसाब से आप फॉर्मूला को अच्छे से डिजाइन करिए। जब फॉर्मूला को डिजाइन करेंगे तब जाके आप सेकेंडरी वैलेंसी को बता पाएंगे, ठीक है। क्या पूछा है, सेकेंडरी वैलेंसी ना, ऑन द बेसिस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है पूछ रहा है, तो फॉर्मूला पता होगा तब जाके कोऑर्डिनेशन निकालोगे ना। तो ये दिया गया, ठीक है। तो जैसे कि PdCl2 4NH3 कितने मोल चला गया, 2 मोल्स, कहीं ना कहीं 2 मोल्स मतलब क्या, किसके साथ ट्रीट कर रहे हो आप, AgCl के साथ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। मोल्स ऑफ AgCl, ओके नहीं, AgCl की मोल निकल रहा है PPT पर मोल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए AgCl जब निकल रहा मतलब क्लोरीन बाहर में होगा फिर, ठीक है। तो क्लोरीन बाहर होने के लिए कौन सा 4NH3 होगा, सॉरी 4NH3 अंदर में होगा और Cl तो बाहर में होगा। कैसे, ये फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे कैसे होगा बेटा, यहाँ देखो PD, ठीक है, NH3 क्या होगा 4, PD NH3 4, देन ये क्या होगा Cl2, PD NH3 4 Cl2, सिंपल बात है, ठीक है। क्यों, 2 मोल AgCl निकला ना, कब निकलेगा, जब आप इसको आयनाइज करोगे। तो PD NH3 4 क्या मिलेगा बेटा 2 और प्लस ट्वाइस Cl माइनस, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, है ना, ये चीज आपको क्लियरिटी आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप, ओके। सो ये बाकी का चीजें आपको करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां से आपका क्वेश्चन पूछता है और पूछता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये पोस्टुलेट क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं कहूंगा मिनिमम 4 पोस्टुलेट्स यहां से आपको याद रखिए, राइट, एटलीस्ट रिमेंबर 4 पोस्टुलेट्स, ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप लिख पाओ, ठीक है। 4 पोस्टुलेट्स। सो क्या कह रहा है देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब तैयार होता है, द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो सेम चीज यहाँ पर पढ़ना है हमें, ठीक है। तो क्या होता है जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का काम होता है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दे देना, किसको, लिगेंड के लिए, ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो पाए, ठीक है, ठीक है। इक्वल टू द किसके बराबर, टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम कितना वैकेंट ऑर्बिटल देगा, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा कितना, जितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना लिगेंड उसके साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है, उतना, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ FeCN6, तो FeCN6 के लिए Fe+3 आयन प्रोवाइड 6 वैकेंट ऑर्बिटल। सो इसका काम क्या है, कितना वैकेंट ऑर्बिटल तैयार करना, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, 6 वैकेंट क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। सो ये दिक्कत नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है, नेक्स्ट है द मेटल प्रोवाइड्स ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही मेटल क्या करते हैं, ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं। 10 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रोवाइडेड बाय द मेटल फॉर ओवरलैपिंग विद द लिगेंड्स, यानी जो वैकेंट ऑर्बिटल मेटल देता है वो किसके लिए, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए देता है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। बाय द ओवरलैपिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल। सो ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, किसका बीच में, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम का बीच में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ सच ओवरलैपिंग इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आपका सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स बनता है, ये बात बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है अगेन, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री, ठीक है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सी स्ट्रक्चर होगा, कौन सी जियोमेट्री होगा, ये समझने वाली बात है। अगर 4 है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है sp3, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा,
टेट्राहेड्रल मिलेगा। उस केस में आपको क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। देन 4 नंबर में DsP2 है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। देन 6 की केस में आपका sp3d2 होता है, क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें भी अगर DsP2 है, ठीक है, DsP2 है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सॉरी आई एम सॉरी, sp3d2, अगर sp3d2 है, ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कौन सा डी यूज हो रहा है? बाहर की डी यूज हो रहा है। अगर D2sp3 है, ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी डी यूज हो रहा है? अंदर की डी यूज हो रहा है, 3D यूज हो रहा है। लेकिन इस केस में कौन सी डी यूज हो रहा है? 4D यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, सो ये क्लियर होना चाहिए आपको, अभी समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू से समझेंगे। 6 पॉइंट देखिए अगेन, 6 नंबर का रूल। इन स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? पेयर ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट दी हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है? सबसे पहले सिंगल सिंगल फिल होगा, देन डबल फिल होता है। लेकिन ये हुन्स रूल के अगेंस्ट में काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो धकेल देता है। तो आगे समझ में आएगा आपको, अभी जस्ट सुन लीजिए। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हिच कॉजेस दिस आर, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड? CO, CN, NO, NO2, NH3। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और पानी X- NO3, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। ये WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। और ये सारे कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। समझ आए सबको? क्लियर ना? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट पे देखिए क्या कह रहा है। इफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन्वॉल्व्स इनर दैट इज n-1 d ऑर्बिटल, देन हाइब्रिडाइजेशन इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे? D2sp3 को। देन उसके बाद आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे? sp3d2 को। समझ आया? ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। पॉइंट नंबर 7। अब हम बात करेंगे, ये पूरा प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे किसके थ्रू से? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, किसका? विद द हेल्प ऑफ कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं एक एक करके स्टेप बताता हूं। ठीक है, सो पहला स्टेप होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना, जैसे कि x, ठीक है, निकल का x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू बेटा आपको कितना मिल रहा है? 30। 4 इंटू -2 मतलब क्या? -2 प्लस 4, मीनिंग x इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग +2। x इज इक्वल टू +2। बेटा रे समझ आ गया? सो ये क्या हो गया? निकल 3d8 4s2, तो अब कॉन्फ़िगरेशन +2। तो निकल का होता है 3d8 4s2, आर्गन 3d8 4s2। सही बात है, क्योंकि 28 है। लेकिन Na+2 का मतलब क्या होता है? s से 2 इलेक्ट्रॉन भागेगा। ठीक है, Na+2, सो आपका बनता है 3d8। तो 3d8 के लिए आप कैसे लिखते हो? 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। देन ये आपका 3d8 आ गया, इट इज 3d। देन इसका बाद 4s, देन उसका बाद 4p। ये बात तो क्लियर है। सो बात आती है बेटा यहां पर, कितने कौन से लिगेंड है? 4। क्लोरीन। अब ये क्लोरीन, क्या ये क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड? आपको मालूम है, ऑलरेडी इधर बता दिया था कि जो हेलोजन होता है, वाटर होता है, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या वीक फील्ड पेयरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसको धकेल नहीं पाएगा। ठीक है, इट कैनॉट पुश, तो पुश नहीं करेगा तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तब जाके आपका जो लिगेंड है कौन सा? 4Cl है, कहाँ जाएगा? एक Cl इधर, ठीक है, दूसरा इधर, एंड तीसरा इधर, चौथा इधर। तो कौन से हाइब्रिडेशन मिल रहा है आपको? sp3। तो sp3 के लिए कौन से शेप होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ऑब्वियसली इट इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। समझ आया बेटा? सो इसलिए देखिए sp3 है, sp3 हाइब्रिडेशन के लिए टेट्राहेड्रल होता है, और कौन सा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। बेटा क्लियर है? सो नेक्स्ट बात, ठीक है, यहां पर ओके आता है NiCN4। NiCN4। अब Cn क्या है? इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड है? ये Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अगेन सेम स्टेप करिए, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यानी 3d8 4s0 है। ठीक है, सो ऐसे लिखिए एज इट इज। लेकिन अब की केस अलग है। क्यों? ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? पेयरिंग करवाना। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को धकेल देगा। सो धकेलेगा तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या बनेगा आपका? इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये पेयरिंग होगा। सो पेयरिंग होने के बाद देखिए बेटा, यहाँ पेयर अप हो गया।
अब एक ऑर्बिटल कहाँ से खाली हुआ, यहाँ से डी से, ठीक है, एक ऑर्बिटल यहाँ से खाली हो गया, एक डी से, देन एक 4s से, देन पी से। सो कितने एमोनिया है, सॉरी साइनाइड कितने हैं, 1 2 3 4, एक डी से यूज हुआ, एक एस से, एक पी से। सो डी सॉरी आई एम सॉरी, एक डी है ना, डी, एक एस, देन एक P2, हाइब्रिडाइजेशन DsP2। सो जब DsP2 होता है, ये कौन सी कॉम्प्लेक्स है, DsP2 मतलब इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है, समझ आया बेटा, स्क्वायर प्लेनर। अब बात आती है कि ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ये होगा डायमैग्नेटिक, क्यों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, हेंस इट इज डायमैग्नेटिक। क्लियर है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, शेप स्क्वायर प्लेनर है, एंड ये डायमैग्नेटिक है, तो ये इसका जियोमेट्री ऐसा है, स्क्वायर प्लेनर की जियोमेट्री ऐसा लिखता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात आती है अगेन NiCO4, ठीक है, NiCO4 साफ साफ दिख रहा है, X से कोई इलेक्ट्रॉन भागा नहीं, जब कोई इलेक्ट्रॉन भागा नहीं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3D8 4s2, इसका मतलब 3D8 4s2 ऐसे लिखे आपने, ठीक है। अब क्या होगा, सिंस CO4 ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका काम क्या होगा, पेयरिंग करवाना। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, सो आपकी कौन सी ऑर्बिटल खाली है, एक 4s खाली है, एंड देन 4p खाली है, ठीक है। सो आपकी लिगेंड जो C है, पेयरिंग के बाद कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। सो कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, sp3। सो sp3 के लिए शेप टेट्राहेड्रल होता है, और नेचर क्या हो गया, सारे पेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, सो ये नेचुरली क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया, नेचुरली इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ओके। सो आई होप ये बात भी आपका क्लियरिटी आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है, ये Ni है, ठीक है, ये Ni नॉट NO। देन नेक्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल FeCN6। तो इसको कैसे करें, सेम प्रोसेस अगेन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, +2 आपको आता ही है। सो +2 मतलब नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में 3d6 4s2 होता है, आर्गन 3d6 4s2। अब क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से पहला निकलेगा, तो क्या बनेगा 3d6। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। लेकिन लिगेंड कौन सा है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, पेयरिंग करवाना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, पेयरिंग करवाना। सो पेयरिंग कैसे होगा, बोलो बेटा। सो जैसे ही आएगा तो पेयरिंग में कैसे होएगा रे बेटा, FeCN6 4-, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो जब ये इधर आएगा तो 2 D से खाली है, और S से और P से, तो CN इधर एक जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, इधर इधर, तो इसे ऐसे, तो इस तरीके से 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में क्या यूज किया, D2, 2 D यूज किया, एक S यूज किया, एक P यूज किया, ठीक है, सारे पेयर्ड है, सो डायमैग्नेटिक। D2sp3 मतलब कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आता है, D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल। अब इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ, तो इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेटा ये बात भी समझ आया होगा, ठीक है ना। तो नहीं समझ आया तो मेरे पास आ जाना, सेफ ऑक्टाहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है, इसका ये सेफ है, ठीक है। चले, सो एक और बात करते हैं CONH3 प्लस की, CONH3 की। Explain the geometry of CONH3 plus on the basis of hybridization Z equal to 27, CONH3 plus, ये क्वेश्चन PYQ में भी दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा PYQ में और बहुत क्वेश्चन है, मैं इंक्लूड कर नहीं पाया क्योंकि मुश्किल हो रहा था, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। तो जैसे है आप PYQ देख लेना, आपको आराम से पता लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अगर इसके सॉल्व करते वक्त दौरान कोई मुश्किलें आते हैं, आपको मेरे से बोलना है। तो अगेन सेम है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, सो +3। तो कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में 3d7 4s2 होता है, लेकिन +3 मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वहां से, सो 3d6 4s0, क्या होगा, 3d6 4s0, ठीक है। CO3 प्लस, ठीक है, CO3 प्लस के लिए आपने क्या किया, देखिए 3d, तो ये कहाँ आएगा, 1 2, ठीक है, 1 2, क्योंकि यहां पर कौन से लिगेंड है, NH3, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या हुआ, पेयरिंग हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से आपका क्या हो गया, ये पेयरिंग हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। तो CO3 प्लस ये आपका पेयरिंग होने के बाद क्या बना, ये इस तरीके से पेयर हुआ, देन ये होता है, ठीक है। तो ये बात समझ आए, पेयरिंग होने की वजह से अभी सिंस ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो पेयरिंग हुआ, तो आपके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, अगेन D2sp3, ठीक है। तो D2sp3 के लिए कौन सा स्टेप होता है, अगेन इट इज ऑक्टाहेड्रल,
और सारे देखिए सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए डायमैग्नेटिक है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सिंस n-1 डी ऑर्बिटल यूज हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब बात आती है अगेन इसका CrNH3 6, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बात वही है। तो आपने x इक्वल टू +3 निकाला, मतलब 3d5 4s1, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो 3d3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना हुआ, 3d3 बचता है, तो 1 2 3। ठीक है, सो इसमें डी में कितना बचता है, क्या अब ये पेयरिंग होगा, तो ऑल दो ये लिगेंड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो इस चीज में पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जगह है, जगह है तो किसी को धकेलना जरूरी नहीं है। जब जगह नहीं होता है तो जगह क्रिएट करता है, तब जाके स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम आता है। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी जगह है इनके पास बैठने के लिए, क्यों किसी को धकेलना है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका कंपाउंड बनेगा, ये भी D2sp3 पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, इसलिए आप क्या कह सकते हैं ये, इसलिए आप ये क्या कह सकते हो, इट इज, इसलिए आप इसको पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। सो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल है, और पैरामैग्नेटिक है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, COF4 है। ठीक है, तो COF4 अगेन सेम, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि COF6 आपका PYQ है। ठीक है, COF4 ये कैसे होगा, COF4 माइनस, देखिए x + 4 × -1 अगेन +3, तो कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 3d7 4s2। ठीक, 3d7 4s2 पर 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s से 2, यहाँ से 1, तो बचता है कितना, 3d6, तो 3d6 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात आती है ये लिगेंड COF4, क्या ये वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। सो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो कहाँ से शुरू होगा, S और P से। सो F कहाँ जाएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ठीक है, सो sp3 के लिए देखिए, sp3 के लिए क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पैरामैग्नेटिक टेट्राहेड्रल। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो अब आते हैं COF6 3-, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देखिए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF6 3- विद रेस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, और इसका जियोमेट्री क्या होगा, ये तो सबको मालूम है। अगर D2sp3 है, D2sp3 है, ये इनर है, अगर sp3 D2 है, ये आउटर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। देन जियोमेट्री क्या होगा, इसका जियोमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, इसका जियोमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसा रहेगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया मैंने। देन जियोमेट्री, जियोमेट्री उस हिसाब से ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो COF6 3-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया +3, तो CO का ग्राउंड स्टेट में 3d7 4s2 होता है, लेकिन CO +3 में, +3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन भागेगा, S से 2, यहाँ से 1, सो 3d6। बेटा क्लियर है। अब इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड है, क्या ये पेयरिंग करा पाएगा, नॉट पॉसिबल, तो इसलिए जगह क्रिएट करना पड़ता है 4s 4p, देन उसके साथ साथ 4d का जगह भी चाहिए, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा अभी, लिगेंड क्योंकि पेयरिंग करा नहीं पाएगा तो F कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका हाइब्रिड sp3 D2 पैरामैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल है, तो सारा जवाब मिल गया। तो क्या sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 D2, तो क्या होगा, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। सो कौन सी, इनर और आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि बाहर की दी यूज किया तो इसलिए आउटर, अगर ये वाला दी यूज होता तो इनर। बेटा समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ओके, तो इन दिस वे आई होप आपको ये भी समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे, देखिए एक्सप्लेन द जियोमेट्री ऑफ CuNH3 4 2+ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसका आंसर मुझे आप दे देना एक बार। ठीक है, ये आंसर आप एक बार प्रैक्टिस करके मुझे दे देना समझ के। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, मुझे एक बार दे दो। ठीक है, या तो कमेंट कर दो, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन ये, पैरामैग्नेटिक डायमंड, ऑक्टाहेड्रल ये, तो ऐसे करके कमेंट कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस करके एकदम। ओके, सो हो सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट इज द लिमिटेशन। ठीक है, सो लिमिटेशन अगर पूछता है तो इट डस नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इन्होंने बताया नहीं वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, ये असल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है। ठीक है, इट कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स के कलर कैसे है इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने। इट फेल्स टू प्रिडिक्ट टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ सम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का बीच में बता नहीं पाते। सो कुछ कुछ है, ज्यादातर चीजों में सक्सेस हुआ है, कुछ कुछ इसका कमियां है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, तो बात करते हैं अगेन, यह एक सवाल है कि लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकेल आर नॉट नोन व्हाई, और निकेल डस नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हाई। ठीक है, सो ये चीज देखना,
निकल, ये आपका ट्री फॉरेस्ट बन गया। फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन गेट पेयर, लो स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पेयर अप होना चाहिए, ठीक है। सो पेयर अप होने के लिए कुछ जगह है जरूर, ठीक है। सो इसके लिए देखिए, फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन पेयर दस only on pairing in presence of a strong field ligand only one empty d orbital is obtained, एक d orbital, hence d2 sp3 hybridization is not possible। so d2 sp3 hybridization तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे, क्योंकि अगर ये पेयरिंग होता है तो कितना, एक ही बॉक्स खाली हो जाता है। सो d sp3 तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा हाइब्रिडेशन d2 sp3 या sp3 d2 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब ये थ्योरी बाकी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में पढ़ाने वाला नहीं हूं। बस आपकी पीवाईक्यू में एक सवाल पूछा था, ये वाला सवाल, स्टेट द सुपीरियरिटी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये चीज आप रट के एग्जाम में जाना हो गया, बाकी और मैं कुछ इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। देन हमारे पास जो बचा हुआ चीज कौन कौन सा, अभी एक आपका है आइसोमेरिज्म, दूसरा है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बताने के बाद हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को इसका बारे में सीएफटी के बारे में पढ़ना भी है तो आ जाना, क्योंकि मैंने एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा इसके अलावा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको तभी भी पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आइसोमरिज्म एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये आपका रह गया था लेक्चर के लिए, राइट, यानी उस नोट में आपका ये मिसिंग था। तो ये पोर्शन भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से भी पूछा गया, और उसके बाद आपके जो आयनाइजेशन है वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। तो जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, बेसिकली ये रूल क्या कहता है, व्हाट डज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टेल्स यू अबाउट। इफेक्टिव नंबर ये बताता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो स्टेबल होता है जब वो अपना नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है, ठीक है। जैसे ये 36, जब भी आप देखोगे ज़्यादातर केसेस में आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये 36, तो 36 इलेक्ट्रॉन जब आपका काउंट होता है वो कहा जाता है कि वो स्टेबल है, ठीक है। या सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं एक एक करके। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जेड क्या होता है, जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड एक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, इसका मतलब जब जितना प्लस होगा उतना, एंड वाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं एटॉमिक नंबर है मेटल की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है कि नहीं, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, लिगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन आया वो चीज, ठीक है। तो एक देखते हैं अभी CONH3 प्लस, अब यहाँ देख सकते हैं, सिंस मैं अगर पहले मेरा काम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो मेटल का CO का मैं x मानता हूँ प्लस 3 इंटू, सिंस ये 0 है, ठीक है, इसका चार्ज क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 है, तो नॉट 3, 6 इंटू 0 6 है ना, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, सो x इक्वल तो आपका क्या है +3। तो कहने का मतलब है, अगर मैं देखता हूँ कोबाल्ट, सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, इट इज 27, 27 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होगा एर्गन 3d7 4s2, ओके। इनका एटॉमिक नंबर 27 है, इसलिए 3d7 4s2 है, ठीक है, 3d7 4s2। तो अब हमने देखा है कितना CO+3, CO+3 का मतलब क्या होगा, एर्गन क्या बचा आपका 3d, यहाँ से 2 जाएंगे और यहाँ से 1 3d6। खैर ये कॉन्फ़िगरेशन तो जरूरी नहीं था, सिर्फ हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए था, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के लिए। तो कितना है, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ EAN कितना होगा, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर कितना है इनका 27, सो 27 से 3 इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब कितना हो 24, प्लस कितने लिगेंड है आपका 6 लिगेंड है। सो हमेशा ध्यान रखना एक लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 लिगेंड कितना 12, तो 24 + 12 आपका कितना हो गया 36, तो 36 इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो ये आपका 36, आई होप इट इज क्लियर। सो बाकी PYQ करते हैं, आपको समझ आएगा और, ठीक है। तो देखें यहाँ पर व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ठीक है। देखिए पूछा गया 2014, 17 एंड 19, ये बेटा आप देख सकते हैं कहाँ, आपकी जो PYQ बुक एज इट इज वहाँ से रट लीजिएगा,
इजीली अच्छा से दिया है, समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, वहाँ से समझा तो मैंने दिया ऑलरेडी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट डी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन मतलब कैसे निकालूंगा बेटा यहाँ के, तो 4 इंटू, क्योंकि ग्रुप 1 के मेटल है, +1 प्लस इसको मैं मानूंगा x प्लस क्या करेंगे 6 इंटू एक लिगेंड का कितना होता है भाई -1, कौन से लिगेंड का चार्ज है ये साइनाइड की, ठीक है। सो ओवरऑल चार्ज आपका कितना है 0, तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2। सो इसका मतलब क्या है, आयन सेंट्रल मेटल एटम आयन 26 होता है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना है 24, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 6, तो 6 लिगेंड है, तो 6 इंटू 2 कितना हुआ भाई, तो 24 प्लस 6 2 जार 12, सो कितना है 36, ठीक है 36। और एल आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो ये फॉर्मूला दिया ना आपको, ई एन जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ई एन इज इक्वल टू क्या कहा जेड माइनस एक्स प्लस वाई। जेड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर भैया, एटॉमिक नंबर इज 26, आयरन की सेंट्रल मेटल एटम की 26 है, माइनस एक्स कितना इलेक्ट्रॉन है +2 ना, तो -2 प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना लगाऊंगा मैं, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है, सो 6 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू 2 माने 12, ठीक है। सो 24 प्लस 12 इट इज हाउ मच, इट इज 36। ओके, सो ये वाला बात भी आपका क्लियर हुआ होगा, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। देन CrCO6 इसका कैसे करें, क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 24, तो इसमें कोई चार्ज है नहीं, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट, ये एक सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, इसमें x की वैल्यू आपका क्या है 0, तो क्रोमियम का कितना है Z माइनस एक्स प्लस वाई, अब इसमें Z की वैल्यू कितना है 24 माइनस x कितना इलेक्ट्रॉन गया, कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं इसका 0, देन प्लस आपका क्या रहेगा प्लस y कितना है 6 इंटू 12 कितना हो गया 6 इंटू 2 12, अगेन 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, स्टिल अगेन 36 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आई होप आपको अभी कैलकुलेट करना आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इन CuNH3 4 2+, ठीक है। सो ये न्यूट्रल लिगेंड है, ऑलरेडी पता हो गया, कॉपर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, अभी तो कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। और कॉपर का +2 है तो कैसे करेंगे, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे काउंट होता है, हाउ डू यू काउंट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाउ, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे काउंट करोगे बेटा, तो कॉपर का कितना है भाई, कॉपर का होता है 29, वहाँ से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस कितना लिगेंड है भाई, हाउ मेनी लिगेंड्स आर हियर, कितना लिगेंड्स है, देयर आर 4, तो 4 माने 8, ठीक है, तो 27 प्लस 8 हाउ मच 7 7 14 7 7 14 15, सो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है 35, ठीक है। सो ये भी क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगेन CONH3 6 इसका काउंट करते हैं, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, सो कोबाल्ट का आराम से हो जाएगा, कोबाल्ट का कितना है, हाँ जी 27, राइट, सो 27 में 27 माइनस कितना 3 +3 है, देन प्लस कितना 6 माने 12, तो कितना हो गया 24 प्लस 12 कितना 36, तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट अगेन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Z इक्वल टू 6 Fe CN6 3-, तो इसके लिए आपको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x प्लस 6 इंटू -1 के चार्ज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना है +3, इसका मतलब बेटा आयरन से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, आयरन से कितना 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना होगा Fe +3 ना, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, तो Fe +3 के लिए कितना हो गया 26, दैट इज हाउ मच 26 ना, ये सर नो FeCN6 3-, तो क्या किया हमने Fe का कितना किया, एटॉमिक नंबर इज 26, 26 से 3 जाएगा प्लस 6 माने 12, कितना हो गया 26 से 3 मतलब कितना रह गया 23 प्लस 12, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट इज 35, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब इट डजंट हैव 36 इलेक्ट्रॉन और इट डजंट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कह सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे,
नेक्स्ट आते हैं आपका आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो आइसोमरिज्म मतलब क्या था, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला, आइसोमरिज्म में सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, बट a different arrangement of atoms in the space are called isomers. So मोटा मोटा हम क्या कह सकते हैं, आइसोमर मतलब सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मोटा मोटा ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सो जो फेनोमेना है ना उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। जो आइसोमर बनता है यानी आइसोमर बनने वाला जो फेनोमेनन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो तरह का आइसोमरिज्म होता है, ठीक है, जियोमेट्रिकल एज वेल एज आपका होता है ऑप्टिकल, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अगेन फर्दर क्लासिफाई किया गया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, ठीक है। एक आपका होता है दो टाइप में, एक आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म आपका जियोमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, एंड दूसरा टाइप आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो इनसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, कि आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है, सॉल्वेड आइसोमरिज्म क्या होता है, आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म, व्हाट इज मींट बाय स्टीरियो आइसोमरिज्म, अभी देखा था स्टीरियो आइसोमरिज्म दो प्रकार का होता है, एक जियोमेट्रिकल होता है एंड दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है, जो द फेनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइज ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर। कहने का मतलब कि एटम की जो कनेक्टिविटी है सेम रहेगा, ठीक है, बस सिर्फ स्ट्रक्चर, मतलब देखोगे तो स्पेस में ये अगर इस साइड में है एक एटम, अब दूसरा स्ट्रक्चर में ये इस साइड में देखेंगे, मतलब क्या, कनेक्टिविटी सेम एटम से ही कनेक्टेड है, ओके, पर स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में दिखेंगे आप, दैट इज द ओनली डिफरेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म, मतलब सेम फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, सेम एटम से कनेक्टेड है, बट जब हम उसका जो एटम की स्पेस में देखते हैं, जो लिगेंड स्पेस कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसी को देखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, सॉरी, ओके। सो आई होप ये वाला बात भी क्लियर है, ठीक है ना। तो अब आते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके पास सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस, वही बात है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन द स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, it is in the either side is called as geometrical isomer. This phenomenon is called as geometrical isomerism. Basically आप इसको क्या कह सकते हो, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको क्या नाम से जानते हैं हम, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये कैसे होगा यार, हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम, फॉर एग्जांपल एक है PTCl2, PTCl Cl and NH3 NH3, देखो भाई ये क्या है, दोनों एक जैसा ग्रुप सेम साइड में है, एक जैसा ग्रुप सेम साइड में है, ठीक। देन दूसरा ग्रुप क्या है, देखिए PTCl, मानो इधर Cl, मानो इधर NH3, मानो इधर NH3, कहाँ पर है, इन द ऑपोजिट साइड, इन द ऑपोजिट साइड। अगर आप देखोगे मॉलिकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं, मॉलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम, लेकिन कनेक्टिविटी भी सेम, सेम एटम के साथ ही कनेक्शन हो रहा है, सेम एटम के साथ ही कनेक्शन हो रहा है, लेकिन 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 क्या है, इसका डायरेक्शन इधर इधर है तो इसका डायरेक्शन कहीं अलग है, सिर्फ स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पर सेम ग्रुप आपका सेम साइड में है, लेकिन यहाँ पर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, ठीक है। देखिए सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर किसको कहते हैं, सिमिलर ग्रुप जब ऑपोजिट सेम साइड में होता है, सिमिलर ग्रुप जब सेम साइड में होता है उसी को हम लोग सिस आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो द जियोमेट्रिकल आइसोमर इन व्हिच टू और मोर ligands present on the same side of each other is called as cis isomer, and the geometrical isomer in which two or more same ligand present on the opposite side, दो या दो से अधिक लिगेंड अगर ऑपोजिट साइड में एक दूसरे का ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है वो ट्रांस, सेम साइड में प्रेजेंट होता है तो वो सिस। तो अभी जानेंगे इसको भी कैसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए PTNH3 to Cl, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये कौन सी टाइप है, Ma2B2 टाइप है। जैसे यहाँ देखिए NH3
NH3 सेम साइड में है कि नहीं, इसलिए ये सिस। Cl को देखेंगे सेम साइड में है कि नहीं, दैट इज व्हाई इट इज सिस। क्लियर। अगर ट्रांस की बात करें, देखिए सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में, तो ये है ट्रांस, ये है ट्रांस। दोनों ग्रुप सेम साइड में सिस, दोनों ग्रुप सेम साइड में सिस, ऑपोजिट साइड में ट्रांस, ऑपोजिट साइड में ट्रांस। क्लियर है ना? आई होप ये बात क्लियर। ओके, देन उसका बाद दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा एग्जांपल कौन सी टाइप है, Ma2BC, मतलब दो एक जैसा रहेंगे, दो अलग अलग। जैसे कि NH3 देखिए, ये दोनों सेम है तो इसलिए सिस, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग। हम देखेंगे इनका रेस्पेक्ट में, दोनों सेम एक जैसा वाले सेम साइड में है इसलिए सिस। अगर एक जैसा वाले ऑपोजिट साइड में होंगे, ऑपोजिट साइड में होंगे, तो ये जैसे भी हो, ये ट्रांस, जो भी हो। ठीक है, तो ऐसे टाइप मॉलिक्यूल भी आपको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म दिखाता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो अगर क्लियर है आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम पास करके फायदा नहीं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इन अब आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखना सिस, ये कौन सा, MF4, मतलब 4 लिगेंड एक जैसा और 2 लिगेंड वो लोग एक जैसा, 2 टाइप्स। ठीक है, देखिए ये प्लेन में है, सारे ऑक्टाहेड्रल प्लेन में है। ठीक है, लेकिन Cl को देखिए किस साइड में है, सेम साइड में है। मतलब क्या, ये अगर ऐसा है, ठीक है, मान के चलिए कि मैं दिखा पाऊंगा, इसमें कैमरा में अच्छी तरीके से दिखेगा कि नहीं पता नहीं। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेन है, राइट, तो दिस इज योर स्क्वायर प्लेन। तो स्क्वायर प्लेन में फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, यहाँ पर एक सेम ग्रुप है Cl और यहाँ पर एक ग्रुप है, तो ये सेम साइड में दिख रहा है कि नहीं, तो इट इज सिस, ये ग्रुप और ये ग्रुप सिस। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए। ठीक है ना, ये सेम ग्रुप सेम साइड में है सिस। अगर ये ग्रुप को ऑपोजिट साइड में देखते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, ट्रांस। ठीक है जी, क्लियर है? सो ये बात ध्यान रखना। बेसिकली हम इसका तो नहीं देखेंगे, ठीक है, इसका देखना है हमें, यही रेफरेंस होंगे आपका B2। ठीक है, तो ये रेफरेंस होंगे आपका, ये एंड ये। क्लियर है, समझ आया? सो सिस सेम साइड में होगा तो ये वाले धंधे में होगा तो सिस, हो सकता है ये धंधे में भी हो सकता है ये वाला धंधे में भी हो सकता है ये वाला धंधे में भी हो, तभी भी सिस। या तो ये वाला ऐसे हो सकता है, या तो ये वाला ऐसे हो सकता है, तभी भी सिस। समझ आए ना? क्लियर। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, MF4, 4 एक जैसा रहेंगे और ये दोनों अलग रहेंगे। सो इसका रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। देखिए ये सारे एक जैसा है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ये कौन सा है जो ओहो, ये अलग एग्जाम्पल है भाई। BC में आई हैव चेंज द डाटा बट स्टिल सेम आ रहा है, Cl। ठीक है, आगे जाके देखता हूँ है क्या, ऐसा नहीं है। ओके, सो MF4 BC टाइप का MF4 मान के चलिए, यहाँ पर BC NH3 4 है ना, मानो ये Cl है, मान के चलो ये Br है। ठीक है, Cl है Br है, तो इस केस में एक Cl होगा, इधर एक Br होगा। सो दोनों ग्रुप एक दूसरे का ऑपोजिट, बाकी क्या है, तो ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस है, Cl एंड Br। ठीक, ओके, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, Ma2, ये कौन सा लिगेंड है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि इथिलीन डायमीन होता है ना, ये आपका है बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए फिर, अब देखिए ये ग्रुप सेम ग्रुप दोनों सेम साइड में है, Cl, ये भी दोनों सेम साइड में है, ये भी दोनों सेम साइड में है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, इट इज सिस। अब ट्रांस की देखना है तो ये दोनों का ऑपोजिट देखेंगे, ये देखिए एक दूसरे का ऑपोजिट, और ये En इथिलीन डायमीन ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। क्लियर, ओके, सो ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और आयंस दैट आर नॉन सुपरइम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज इनांशियोमर। तो सबसे पहले तो हमें समझना है क्या इनांशियोमर, ये इनांशियोमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछता है, ओके, इसमें भी पूछता है व्हाट आर इनांशियोमर। इनांशियोमर्स क्या होता है, अपना जो मिरर इमेज, फॉर एग्जांपल ये हैंड, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, आप देखिए ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो आप एक दूसरे को सुपर इम्पोज क्लब कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, देखिए मैच नहीं हो रहा है, आप ऐसे ये कंडीशन से नहीं कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ये आपको एक दूसरे का ऊपर होना चाहिए, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। सो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होंगे दे आर कॉल्ड एज इनांशियोमर, इसको हम क्या कहते हैं, इनांशियोमर। सो इनांशियोमर का आता है डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब जो राइट साइड में
प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमाता है, और लेवो मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है, उसी को हम लोग लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। ये सारी बातें क्लास में कई बार कह चुका हूं मैं। क्या होता है, कोई एक अननोन कंपाउंड है, जब हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो उस कंपाउंड में लगते ही ये कंपाउंड रोटेट करने लगता है, इधर टू द लेफ्ट इधर टू द राइट। अगर राइट होता है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट की तरफ घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, लेवो। ठीक है, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। ठीक है, सो आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। सो नेक्स्ट बात आते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, सो ये देखिए, ये दोनों का मिरर इमेज है। क्या ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब इसका प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, दिस आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड। एंड लेवो रोटेटरी, इसका मिरर इमेज किसकी तरफ घूमता है, लेफ्ट की तरफ, ये किसकी तरफ, राइट की तरफ। तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इज शोस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है ना, क्लियर है। देन PTCl2 En2 टाइप, देखिए PTCl En Cl Cl, इन्होंने ऐसा बनाया, फिर उसका मिरर इमेज Cl Cl En। तो ये एक दूसरे से मिरर, एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं होंगे, एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इसलिए ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है। लेकिन यहाँ पर अगेन सिस ट्रांस हो सकता है। ठीक है, देखिए ट्रांस, ये दोनों सिस आइसोमर है, बात ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। लेकिन ट्रांस की मिरर इमेज भी लेंगे आप तो क्या मिलेगा, यही सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस सेम स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर चिपका सकते हो, एज इट इज आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये आपका एक जियोमेट्रिकल आइसोमर है, इसलिए कहा जाता है, देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो इनॉन्सियोमर सिंस दे हैव, आप क्या कहते हैं, मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस ये क्या कह रहा है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या मिरर प्लेन है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितना टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर पोजेसेस डिफरेंट linkages among their constituent atom and have their chemical formula to be the same. So they can be classified as, कौन कौन सा देखिए, लिंकेज आइसोमर है, आयनाइजेशन आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है एंड सॉल्वेट आइसोमर है। ये चार आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4, चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा, सबसे पहला हम जानेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में। नाम से पता चल रहा है लिंक, और कुछ है ही नहीं, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा। जब आयनाइज करेंगे मतलब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे अलग अलग। कैसे, देखिए इधर नाइट्रोजन के थ्रू से बॉन्ड हो रहा है, इधर देखिए किसके थ्रू से, ऑक्सीजन के थ्रू से, और कुछ नहीं। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इसके स्ट्रक्चर लिखते हो ऐसे करके, ऐसे NH3 5, ठीक है, ये आपका NH3 NH3, ठीक है, NH3। अब ये किसके थ्रू से बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू से, NO2। देन उसका बाद आता है आपका CO, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ONO, NH3 एंड देन आपका होगा NH3। क्लियर है गाइस। सो बॉन्डिंग इधर नाइट्रोजन के थ्रू से, इधर किसके थ्रू से, ऑक्सीजन के थ्रू से। सो ऐसे आइसोमर है, किसके थ्रू से लिंक हो रहा है, सिर्फ लिंकेज अलग है, इधर नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन। सो ऐसे तरह आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। देखिए दिस आइसोमर्स आर फॉर्म व्हेन द लिंकेज एटम हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, इट इज कोऑर्डिनेट टू द मेटल एटम। मतलब इनके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम, इधर नाइट्रोजन डोनर एटम, इधर ऑक्सीजन डोनर एटम। तो ऐसे केज में कौन सी आइसोमरिज्म दिखाता है बेटा, लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में 2022 में, पूछा था कि एक्सप्लेन लिंकेज आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विथ 1 एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो एज इट इज। अगर ये भी छाप देते हो आपके एग्जाम में, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, उसका बाद आते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब क्या होता है कि जब आप इनको आयोनाइज करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्पेयर। ठीक है, क्या होता है ये आयोनाइजेशन स्पेयर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, क्या करते हैं, लिगेंड की एक्सचेंज होता है। जैसे यहां पर देखिए CONH3 5SO4 है, इधर SO4 है ना, Br बाहर है। अब क्या आएगा, दूसरा केस में Br अंदर आएगा, SO4 बाहर जाएगा। देखिए CONH3 5 Br SO4,
केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन SO4 इस केस में बाहर है, Br इस केस में बाहर है, तो Br इस केस में अंदर है, ठीक है, SO4 इस केस में बाहर है। तो ये होता है आपका कौन सा आयोनाइजेशन। सो जब आप इसको आयोनाइज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। देखिए इसको आयोनाइज करेंगे तो हमें Br माइनस मिला है, जब इसको आयोनाइज करेंगे तो हमें SO4 माइनस तो मिला है, ठीक है ना। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अलग अलग आयन मिलता है आयोनाइज करने के बाद। देखिए CONH3 5 SO4 मिला हमें, इधर CONH3 Br NSO4 माइनस, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं, ठीक है। सो 26 मिनट का हो चुका है ये वीडियो पोर्शन। नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद ए सुटेबल एग्जांपल। 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ओके। देन उसका बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है, सिर्फ आप देखोगे क्या होता है। देखिए इधर NH3 है, इधर CN6 है, ठीक है। अगेन इधर NH3 6 है, CN6 है। क्या चेंज हुआ, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इधर क्या आया, आएगा Cr, इधर जाएगा कौन, CO। तो इतना अगर देखेंगे, एक कैटायनिक हो गया, एक एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक, ठीक है। क्या चेंज, एक्सचेंज हुआ, ओनली द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं कौन सा, सॉल्वेट आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर। क्या होता है ये, CrH2O6 Cl3, ठीक है। ये क्या होता है, द आइसोमर हैविंग, सॉल्वेट आइसोमर में क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पर CrH2O6 Cl3, CrH2O5 Cl, Cl2.H2। यहाँ पर देखिए Cl3 कितने हैं, 3, सो 3 है, तो एक Cl अंदर आया, एक H2O बाहर गया। देखिए Cl2.H2, Cl2.H2। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, एक Cl अंदर गया, एक H2O बाहर गया, वही बात हुआ है। मतलब अगर इसमें क्या आ गया, कह दिया हाइड्रेट, नाम से पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल आपका अलग अलग होगा, देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आप लिखना चाहोगे ये ऐसे भी लिख सकते हैं, CrH2O5, ठीक है, Cl2.H2। दूसरा क्या कह सकते हो आप, CrH2O4, ओके, Cl3 से एक Cl, CrH2O4 एक Cl2, ठीक है, एक Cl2 देन Cl देन ट्वाइस H2O, ऐसे होता है, ठीक है। सो आई होप ये वाला बात भी आपका अच्छा से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका आता है क्या, व्हाट इज दिस, डिफाइन द स्टीरियो आइसोमर्स। 2023 का सवाल है, डिफाइन द स्टीरियो आइसोमर, ये 2023 का सवाल है। इसका डेफिनेशन वहां से कर लेना, आपकी बुक से अच्छी तरीके से है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन है, कुछ एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन के बारे में कुछ कहने वाला नहीं हूँ, ये यहाँ से एप्लीकेशन पूछा है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या पूछा, देखिए, राइट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन मेडिसिन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 2013 में पूछा गया, राइट द नेम ऑफ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कौन सा था, ये आप निकाल लेना, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो इन दिस वे हमारा जितने बचा हुआ पोर्शन है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। थैंक यू।